एक पॉलिसी जिसके आर्किटेक्ट्स ने खुद लिखा था सिर्फ 10 साल, एक दिन भी ज्यादा नहीं। आज 2026 है और वो 10 साल 76 साल बन चुके हैं और जो भी इसे छूने की कोशिश करता है उसे तुरंत एक लेबल मिल जाता है, एंटी रिजर्वेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिविलेज्ड, अपर कास्ट माइंडसेट, ब्राह्मणवाद। तो आज हम इस सवाल नहीं पूछेंगे कि ये पॉलिसी क्यों बनी, हम देखेंगे कि जिस रूम में ये पॉलिसी लिखी गई उस रूम के अंदर असल में क्या हुआ था। चलिए चलते हैं 1932 में येरवाड़ा जेल, पुणे। गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया था डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था सीधा और टफ। अगर अपर कास्ट हिंदू लीडरशिप ने सदियों तक इनका शोषण ही किया है तो वही लीडरशिप इनको जेन्युइनली रिप्रेजेंट कैसे करेगी। लेकिन गांधी का डर अलग था। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से हिंदू समाज हमेशा के लिए दो टुकड़ों में टूट जाएगा। जेल के अंदर दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह आया रिजर्व सीट, एक ही जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर। ये कॉम्प्रोमाइज था, कोई फाइनल आंसर नहीं, और वहीं से आया रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब कट करते हैं 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है और खुद डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। यही वो रूम है जहां असली टेंशन शुरू होती है। ड्राफ्ट टेबल पर एक फ्रेज आता है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस। नोट कीजिए, यहाँ क्लासेस लिखा है, कास्ट नहीं, क्योंकि इनका स्कोप कास्ट से भी वाइडर रखना था। और तुरंत कमरे में बहस छिड़ जाती है। कई मेंबर्स खड़े होते हैं और कहते हैं ये फ्रेज इतना वेग है कि कोई भी ग्रुप खुद को बैकवर्ड डिक्लेयर करके इसका फायदा उठा सकता है। इसका स्कोप सिर्फ शेड्यूल कास्ट तक सीमित रखिए। दूसरी तरफ जवाब आता है एक हरिजन मेंबर नागा पास। हरिजन एक टर्म था जो उस दलित समुदायों के लिए इस्तेमाल होता था। खड़े होते हैं और कहते हैं एक हिंदू रातों रात हरिजन नहीं बन सकता जब तक वो खुद स्कैवेंजिंग ना करे। उनका इशारा सीधा उस डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ था जो जनरेशन से चली आ रही थी। फिर एच.सी. मुखर्जी, जो खुद माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे, एक बिल्कुल तीसरा एंगल खोल देते हैं। उनका कहना था कि असली जरूरत पॉलिटिकल सेफगार्ड की नहीं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की है। और एक आवाज पी.एस. देशमुख की कमरे में एक अलग डर लेके आती है। अगर ये रिजर्वेशन ज्यादा फैलती रही तो कल को मेजॉरिटी खुद हाशिए पर, यानी समाज के किनारे पर मार्जिनलाइज चली जाएगी। अब अगला सीन 1953, काका कालेलकर कमीशन बनी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कालेलकर खुद एक गांधीयन थे और कमीशन ने कास्ट को ही प्राइमरी क्राइटेरिया बनाया। अराउंड 2399 कास्ट को बैकवर्ड क्लासिफाई किया गया। लेकिन जब रिपोर्ट गवर्नमेंट को गई तब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि खुद कालेलकर ने अपने ही कवरिंग लेटर में लिखा कि वो अपनी ही रिपोर्ट के फाइंडिंग से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका डर था कि अगर कास्ट ही बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया बन गई तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस कास्टलेस सोसाइटी का सपना देख रहा था वही कास्ट आइडेंटिटी परमानेंटली सीमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया और रिपोर्ट को चुपचाप शेल्फ कर दिया गया, नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का बहाना देकर। एक पॉलिसी जिसके अपने आर्किटेक्ट को ही शक था वो पहला प्रेसिडेंट बन गई कि प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय उसे दबा दिया जाए। 1978 में मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट ने बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में दूसरा कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और 3743 कास्ट को सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड डिक्लेयर किया, जो देश की तब की आबादी का लगभग 52% थी, और 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया गया। रिपोर्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को मिली और अगले 10 साल तक किसी ने उसको टच करने की हिम्मत भी नहीं की। फिर दिसंबर 1990 में वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो खुद एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसकी जमीन हिल रही थी, उसने अचानक मंडल रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान कर दिया। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आज भी मानते हैं कि ये कंसिडर्ड पॉलिसी डिसीजन नहीं था, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल मूव था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? देश ने अपना सबसे वायलेंट स्टूडेंट आंदोलन देखा। राजीव गोस्वामी जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खुद को आग लगाता है ऑन कैमरा। कर्फ्यू लगता है, एक पूरी जनरेशन पॉलिटिकली रेडिकलाइज हो जाती है कास्ट की लाइंस पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पॉलिसी डिकेड से जो पेंडिंग थी अचानक बिना किसी वाइडर कंसेंसस के इम्प्लीमेंट कर दी गई। अब क्लाइमेक्स 16 नवंबर 1992,
सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सबसे बड़ी बेंच उस वक्त की, अपना वर्डिक्ट देती है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 6:3 रेशियो की मेजोरिटी से। कोर्ट ने मंडल के 77% ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड माना, लेकिन साथ में 3 बाउंड्रीज भी खींच डाली। पहला, टोटल रिजर्वेशन कभी 50% से ज्यादा नहीं होगा, सिवाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से। दूसरा, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। तीसरा, रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में मिलेगा, प्रमोशन में नहीं। एक और बात जो शुरू से ही इस पूरी पॉलिसी के फाउंडेशन में है, सोशल और एजुकेशन बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक नहीं। और यही ये आयरनी छुपी हुई है जिसे कम लोग पूछते हैं। आज तक की कौन सी कम्युनिटीज रिजर्वेशन मांग रही हैं? मराठा, जाट, पाटीदार जैसी कम्युनिटीज जो ज्यादातर लैंड ओनिंग है, अपने अपने स्टेट्स में पॉलिटिकली डोमिनेंट है, जिनके पास हिस्टोरिकली इकोनॉमिक पावर रही है। तो सवाल ये है, अगर एक समुदाय इतना इकोनॉमिकली मजबूत है, इतनी जमीन है, इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पंचायत से लेकर असेंबली तक, तो फिर वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड कैसे रह गया? क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ खुद ब खुद सोशल या एजुकेशनल मोबिलिटी गारंटी नहीं करती? क्या ये उसी कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर सच में नहीं करती तो फिर ये सवाल और भी ज़रूरी बन जाता है कि जो क्राइटेरिया कभी उन लोगों के लिए बना था जिनके लिए स्कूल के दरवाजे तक बंद थे, क्या वही क्राइटेरिया जो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ज़मीन है, पैसा है, गांव की पंचायत में सीधा रास्ता है? और अगर हाँ, तो क्या सोशल बैकवर्डनेस को अब एक जेन्युइन मेजरमेंट रह गया है या सिर्फ एक कन्वीनियंट पॉलिटिकल लेबल बन चुका है जिसे जो भी समुदाय नंबर्स रखता है वो अपने ऊपर चिपका सकता है? यहाँ से एक पैटर्न शुरू होता है जो आज तक चल रहा है। 1995 में 77th अमेंडमेंट आता है और प्रमोशन वाला रिस्ट्रिक्शन पलट दिया जाता है। हर जगह जहाँ कोर्ट ने कोई भी लिमिट लगाई, वहाँ एक अमेंडमेंट, एक ऑर्डिनेंस ने उसे बाईपास कर दिया। तमिलनाडु आज 69% रिजर्वेशन पे है, झारखंड ने 70% ट्राई किया, बिहार ने 65%, पटना हाईकोर्ट ने अभी से रोका हुआ है। 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा आया जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिक वीक लोगों के लिए, पहली बार कास्ट के बिना, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर। ये एक और आयरनी है जो खुद दिखाती है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को अकेला क्राइटेरिया माना जा सकता है जब कन्वीनियंट हो। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड माना। 2024 में एक और जजमेंट आया, देवेंद्र सिंह जजमेंट, कि अब एससीज और एसटीज होमोजेनियस नहीं माने जाएंगे, उनके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होंगे। और अब 2026 में हमारा देश कास्ट सेंसस करने जा रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार। अब वापस जाते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूम में। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन सीट एक माइनॉरिटी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन आजकल स्टेट्स में 50, 65, 69% तक पहुंच चुकी है। जो क्राइटेरिया कभी प्योरली सोशल और एजुकेशनल था, वो उन कम्युनिटीज के पास भी जा रहा है जिनके पास इकोनॉमिक पावर की कमी नहीं है। जब खुद इस पॉलिसी के आर्किटेक्ट ने इसे एक माइनॉरिटी, एक एक्सेप्शन के रूप में डिजाइन किया था 10 साल के लिए, तो कभी उस पॉलिसी का प्रॉपर एनालिसिस क्यों नहीं हुआ? कभी पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं हुई कि इसका कितना सोशल फायदा हुआ है? क्यों सिर्फ पॉलिटिकल फायदा ही देखा गया? मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी। ये था समता 2.0 का एपिसोड 1, जहां हम रिजर्वेशन नहीं, इक्वालिटी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत अब रिजर्वेशन 2.0 नहीं, समता 2.0 के लिए रेडी है, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया। अगला सवाल, क्रीमी लेयर के अंदर वही फैमिलीज बार बार क्यों घूमती हैं? अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2।